शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति कार्यक्रम के मीनाक्षी जरा सबको प्लीज म्यूट कर लो। मैं सबको म्यूट रखती हूँ, पर जब जो नया ज्वाइन करता है ना वो अनम्यूटेड होता है। ओके ओके। उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान माला के द्वितीय दिवस पर मैं डॉक्टर विनीता सिंह आप सबका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। स्वागत के इस क्रम में मैं सबसे पहले अपने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर उपासना सिंह जी का स्वागत करती हूँ। उसके बाद मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य और इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर दिव्यानाथ मैडम का स्वागत करती हूँ। मैडम के प्रेरणा और मैडम के कुशल संचालन के द्वारा हम सबको इस तरह के कार्यक्रम को आसानी से करने में बहुत ही सहायता मिलती है। तो थैंक यू मैम एंड वेलकम मैम। और इसके साथ ही मैं अपने महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों, अपनी इस मिशन शक्ति टीम के सारे मेंबर्स और जितने भी छात्राओं ने ज्वाइन किया है उन सबका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आज की व्याख्यान का विषय है लैंगिक विषमता यानी कि जेंडर डिस्पैरिटी। क्या है जेंडर डिस्पैरिटी और भारत जैसे देश में इस विषय पे इतना वार्तालाप या इतने चर्चा क्यों इस पे इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। जेंडर डिस्पैरिटी यानी कि लड़की और लड़के में भेद। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है छात्राओं के लिए एक शक्ति या एक ऊर्जा की बात करना। और शक्ति देवी और दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। तो जहां हम एक तरफ देवी और दुर्गा की बात करते हैं भारत में, वहां पर दूसरी तरफ लड़कियों और महिलाओं को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ये किसी एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में जन्म से पहले से लेके शिक्षा क्षेत्र में महत्व में आपके ऑफिसेज में और सोसाइटी के हर क्षेत्र में ये अंतर और ये भेदभाव देखने को मिलता है। तो आखिर ये क्यों है? और जहां हम ये कहते हैं कि हम हर चीज में हम ये कहते हैं कि देश और दुनिया बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम अपनी सोच बदल रहे हैं। जब बात महिलाओं की आती है तो वो सोच क्यों नहीं बदलती है? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और समय के साथ चीजें बदल रही हैं, पर फिर भी आज महिलाओं को जो स्थान समाज में प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं है। आज भी वो उसके लिए संघर्ष हो रहा है, आज भी उसके लिए आंदोलन हो रहा है। कार्य किए हैं। साथ ही साथ आप गांव में मेडिकल कैंप्स और इस तरह के कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करती हैं, जैसे कि वहां के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी इजीली प्राप्त हो सके। और आप पर्यावरण और स्वच्छता पर भी आपके कार्य सराहनीय है। आपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और हर्ब्स को प्रमोट करने के लिए एक लो कॉस्ट पॉली हाउस भी सेटअप किया है। आपने अपने फाउंडेशन के द्वारा लोगों की सामाजिक आर्थिक रूप से मदद करके उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा का संचार किया है, जिससे वो लोग भी समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो मैम, आज के विषय पे मैं आपके अपने विचार डालने के लिए, अपनी विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ, डॉक्टर उपासना मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही व्यापक शीर्षक है, बहुत ही व्यापक शीर्षक है, और हर एक का अपना नजरिया होता है इस चीज को देखने का और विश्लेषण करने का। हमें आजादी लिए हुए इतने साल हो गए हैं और आज भी हम इसी टॉपिक पर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये अपने आप में ये दिखाता है
कि अभी भी महिलाएं वहीं पर हैं, उसी स्थिति में हैं, जबकि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं हिस्सा लेती थी। कुछ परिवारों की महिलाएं आई आगे और उन्होंने अपना नाम किया। आज भी वही हो रहा है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लेकिन ये समानता कुछ वर्ग तक ही सीमित है। अगर हम ये मान के चलें कि हमारे देश की सभी महिलाओं को समानता से एक समानता का अधिकार मिल गया है, तो ये गलत है, क्योंकि आज भी जो कुछ परिवार हैं, जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही कम परसेंटेज है, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई महिलाओं को दी जाती है और उनको एक ऐसा माहौल मिलता है कि वो अपना निर्णय खुद ले सके, उसी परिवार से आने वाली महिलाएं समाज में आगे बढ़ पा रही हैं। और अभी भी समाज में बहुत असमानता है। लैंगिक भेदभाव एक ऐसी कुरीति है जो परिवारों में सनातन धर्म से, जिसे कहते हैं सनातन समय से चली आ रही है, और इसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम अपने आसपास समाज में ये देखते हैं कि किसी को कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, सुशील लड़की है, तो सुशील और अच्छी लड़की नॉर्मली उसको कहा जाता है जो हमारी बंधी बंधाई परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका पालन करते हुए और उसी रीत पे चलती जाए। अगर कभी भी महिलाएं अपने अधिकारों की बात करती हैं या समानता की बात करती हैं, तो उनको एक टैग दे दिया जाता है कि ये ठीक नहीं है। अब क्योंकि जो हमारी सरकार है इस वक्त, उनका इस पर बहुत ज्यादा फोकस है, उनके बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी जो हाल फिलहाल में 3 तलाक के लिए उन्होंने एक विधेयक पास किया है, उस सबसे ऐसा लगता है कि बहुत गंभीरता समाज में आ रही है और सरकार भी इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रही है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कि महिलाओं की जो स्थिति है, चाहे वो धर्म की आड़ में हो, चाहे वो सामाजिक रीति रिवाजों की आड़ में हो, उनको उससे निकाला जाए और उनको एक समानता के पोडम पे लेके आया जाए। परंतु ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि समान कार्य के लिए महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है और पुरुषों को ज्यादा? मैं बड़े ऊंचे ओहदे वाली महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल, आप देखेंगे आसपास जो दिहाड़ी मजदूर करती हैं, महिलाएं करती हैं और पुरुष करते हैं, या घरों में जो महिलाएं काम करती हैं, पुरुष करते हैं, एक ही जैसा काम करेंगे। भले ही महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं, अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं और देखें तो पता चलेगा कि जो पुरुष दिहाड़ी मजदूर है उसको दिहाड़ी ज्यादा दी जा रही है और जो महिला दिहाड़ी मजदूर है उसको दिहाड़ी कम दी जा रही है। वो सिर्फ इसलिए कि वो शारीरिक तौर पे जो उनका एक भेद है कि वो पुरुष है और ये महिला है। इसके अलावा जो महिलाओं का हमारे घरों में एक आप रूप देखते हैं कि वो देवी मानी जाती हैं, जैसा कि आपने शुरू में बोला, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस तरह की जो भाषा है कि या तो स्त्री जो है वो देवी है, और अगर देवी नहीं है और अगर उसकी अपनी कुछ इच्छाएं ख्वाहिशें और वो मांग करती है, तो फिर वो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं कि आलोचना की पात्र है। तो ऐसा नहीं है कि जो जागृति अभी हमारे समाज में आ रही है वो आज की ही देन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये विचार वर्षों से हमारे समाज में चलता आ रहा है और इस पर चिंतन मनन भी होता आ रहा है, और इस विषय में आवाज उठाने वाले सिर्फ महिलाएं नहीं होती हैं, पुरुष भी बहुत हैं। जितने भी समाज सुधारक हमारे यहाँ पर हुए, जिन्होंने महिलाओं के लिए कुछ किया, चाहे वो सती प्रथा के लिए किया, चाहे वो दहेज प्रथा के लिए किया, चाहे बाल विवाह के लिए किया, ज्यादातर वो पुरुष थे जिन्होंने आवाजें उठाई। और लैंगिक भेदभाव को ना मानने के लिए और खत्म करने के लिए जो हमारे पास एक ज्वलंत उदाहरण हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में है, वो मैं कह सकती हूँ कि बेटों के होने के बावजूद अगर किसी को राज्य दिया गया तो वो रजिया सुल्तान थी। तो ये एक मानसिक कुरीति है जो पुरुषों के दिमाग में भी होती है, महिलाओं के दिमाग में भी होती है, जो बेटी और बेटे के भेदभाव को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा हैं,
कि जो बेटा है वो श्राद्ध करेगा, वो पिता को मुखाग्नि देगा, या बड़ों को, जो भी घर के जो पूर्वज होते हैं उनके लिए पुत्र का होना बहुत आवश्यक है। शायद इस तरीके की जो मान्यताएं हमारे धर्म में बना दी गई हैं, उसकी वजह से ये जेंडर इनइक्वालिटी जो है, जो लैंगिक भेदभाव है, वो कभी खत्म नहीं होता है। कुछ भी हो जाए वो मानते हैं कि एक बेटा होना बहुत जरूरी है। भले ही बेटियां उनसे आगे निकल रही हैं, बेटियां हर क्षेत्र में हैं। अभी आप देखिए फौज में भी उनको कमीशन के लिए सरकार ने बराबर का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो एक धार्मिक हमारे यहाँ मान्यता है कि बेटा वंश चलाता है और बेटी दूसरे के घर चली जाती है, तो अब जो हमारे इतने सारे कानून आ रहे हैं, चाहे वो संपत्ति में बराबर का अधिकार है, उसमें भी आप देखिए कि अधिकार दिया गया है महिलाओं को, लेकिन कितनी महिलाएं हैं जो उस अधिकार का प्रयोग करती हैं? नहीं करती हैं। ज्यादातर महिलाएं अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने से कतराती हैं। वो ये मान के चलती हैं कि नहीं, हमारा मायका है, भाई है, वो देखेगा। वो एक अलग बात है कि उनको जरूरत है या नहीं है, मगर महिलाएं जो कानून सरकार ने उनको दिए हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं करती, उनको लेना नहीं चाहती हैं। वो इतना अंदर से डरी हुई हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए भी आगे नहीं आती। जब तक आप अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, आगे नहीं आएंगे, तब तक आपके लिए कोई भी आपके सहयोग के लिए नहीं आएगा। तो ये जो लैंगिक भेदभाव है, ये दिन पर दिन, मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो एक मानसिकता है उसमें कहीं कोई कमी आ रही है। आप अगर देखें तो भ्रूण हत्या जो हो रही है आजकल, हम लोग देखते हैं कि पहले ही कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो टेक्नोलॉजी और ज्ञान जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये समस्या और उसी तरीके से आगे आगे हमारे चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी हम बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आर्थिक स्वावलंबन। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करके अपने आर्थिक स्वावलंबन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो ये एक समानता पा पाएंगी। अभी नहीं तो अगली जनरेशन में। लेकिन इसको पाने के लिए महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रयास अभी भी करना है, और उसी दिशा में अगर हम लोग काम करेंगे, तभी जो सरकार हमारे लिए इतने सारे कानून बना रही है, उसका हम लोग फायदा उठा पाएंगे। नहीं तो ये कानून बनते रहते हैं और बंद होते रहते हैं, और हम लोग इस तरीके से चर्चा करते रहते हैं, और उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि अंततः ये लड़ाई महिलाओं की है, और ये लड़ाई अ, एक तरीके की सोच की है, पितृसत्तात्मक जो समाज है उसके प्रति है। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सजग रहते हुए और इसकी तरफ हमें कार्य करना पड़ेगा, और ये हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्रा हैं, बच्चियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो ये समझ पाए कि वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, लड़कों से कम नहीं है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। क्योंकि ये एक अवधारणा बना दी गई है कि महिलाएं कमजोर होती हैं शारीरिक रूप से, तो इसलिए उनको, अगर आप ऐसा कोई श्रम कर रहे हैं जिसमें शरीर का कुछ काम है, तो आपको कम मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी समय बदल चुका है, और महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं। जरूरत है उनको अपने अधिकारों के बारे में सजग रहने की, और अपने लिए शिक्षा प्राप्त करने की। शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक स्वावलंबन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो जब तक ये नहीं होगा, तब तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे समाज में खत्म नहीं होगा। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये ग्लोबली है, पूरे विश्व में है, और हर जगह पर महिलाएं इसके लिए मांग कर रही हैं और संघर्ष कर रही हैं। तो आज महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम दौरान, मैं जानती हूँ कि हमने आज थोड़ा देर से शुरू किया है और सभी को बोलना होगा, तो मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ सारी बच्चियों को कि शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना, ये 3 चीजें हैं जो आपको आगे ले जाएंगी और समाज में एक बेहतर लैंगिक समानता ला पाएंगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम।
आपके ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम ने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में खुद सोचना होगा और शिक्षा के द्वारा सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ के अपने आप को प्रूव करना होगा। और कोई आपके लिए कार्य करे ये नहीं सोचना होगा, सबसे पहले आपको स्वयं के लिए सोचना होगा और अपने अधिकारों के लिए सचेत होना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षित होना। तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए और सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही है और जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट की ही शिक्षा ना लें, इसके अलग भी समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या बर्निंग टॉपिक्स हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में क्या-क्या चीज़ें नई हो रही हैं, सबके बारे में आप लोग शिक्षा प्राप्त करें। तो थैंक यू मैम, आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं महिला प्रकोष्ठ की सह प्रभारी अपने महाविद्यालय की डॉक्टर दीप्ति बाजपेयी मैम का स्वागत करती हूँ कि वह भी अपने इस विषय पर अपने विचार रखें। दीप्ति मैम। थैंक यू डॉक्टर विनीता। थैंक यू। नारी सुरक्षा, समानता और सम्मान का संरक्षण 21वीं सदी के सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्नों में से एक है। विकास और आधुनिकता के चरम पर प्रतिष्ठित समाज सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से जीवन जीने के नारी के मूलभूत अधिकार को संरक्षित करने में असमर्थ प्रतीत हो रहा है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अनवरत प्रयासों के बावजूद भी आज नारी सशक्तिकरण पर विचार मंथन करने की आवश्यकता, उसकी सुरक्षा और सम्मान का संरक्षण करने की आवश्यकता अनुभूत हो रही है। किंतु वास्तव में इस समस्या का समाधान कहाँ है, यह हमें अपनी जड़ों में खोजना होगा। कानून, नियम या सिद्धांत इस समस्या का स्थायी हल नहीं दे सकते। वस्तुतः संस्कार प्रारंभ हमें संस्कारों के माध्यम से करना होगा। शिक्षा ही वह ज्ञान ज्योति है जो नारी की सुरक्षा और सम्मान को संरक्षित करने में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकती है। भारतीय संस्कृति में हम सभी जानते हैं नारी को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, हम सभी सुनते रहते हैं, किंतु वास्तव में आज समाज में कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है। हम नारी को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने की बात तो बहुत जोर शोर से करते हैं, किंतु उसको यथार्थ रूप देने में कहीं पीछे हट जाते हैं। समानता और सशक्तिकरण का प्रभाव कुछ विशिष्ट वर्ग की तथाकथित नारियों की स्वतंत्रता को छोड़कर आज समाज में नारियों में कहीं भी नहीं दिखाई देता। अधिकांश नारी जाति अपने अनुसार जीवन जीने के अधिकार से आज भी वंचित है। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, अधिकारहीनता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न, सुरक्षा और अबला के नाम पर उसके आत्मबल का हनन और क्षमताओं का दमन आज सामान्य तथ्य है। पुरुष की सहगामिनी बनने के अथक प्रयासों के बावजूद वर्तमान नारी सामाजिक सुरक्षा, विशेषकर आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा के नाम पर आज भी हाशिए पर है। वर्तमान समय में विगत कुछ दशकों से नारी की समाज में अपेक्षाकृत कुछ स्थिति सशक्त हुई है, किंतु फिर भी आज उसकी शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न ज्वलंत बन चुका है। नारी की सुरक्षा का सुनिश्चितीकरण पुनः कटघरे के दायरे में है। आज बहुत स्तर पर इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया का भी रोल बहुत ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी वर्तमान स्थिति में ऐसा सार्थक हल सुझाने की आवश्यकता है जिसके लिए किसी संगठन, किसी नारेबाजी या किसी प्रकार के इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता महसूस ना हो। इस बढ़ती हुई आंधी को थामने के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना अत्यधिक आवश्यक है। आज हम पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किसी महिला को सुरक्षित और सशक्त मान लेते हैं, पर क्या महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ आर्थिक पक्ष पर है? नहीं, धनोपार्जन तो महिलाएं हमेशा से ही करती रही हैं, चाहे वो ग्रामीण में खेती के माध्यम से उनका काम देखें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनकी आर्थिक मजबूत करने में साझेदारी रही है। दरअसल हमारे जो सामाजिक ढांचा है इसमें महिलाओं की मुश्किलें बड़ी व्यवहारिक सी हैं, जिसका समाधान मात्र आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर नहीं ढूंढा जा सकता। महिला सशक्तिकरण कुछ मिटाने या बनाने का प्रश्न नहीं है, सामाजिक सरोकार का संघर्ष है, सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से जीवन जीने की लड़ाई है। महिलाओं की स्थिति में विगत कुछ दशकों से सकारात्मक बदलाव दिखाई तो देता है, लेकिन ये बदलाव सतही ज्यादा है। महिलाओं ने आत्मनिर्भर घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन शाम को उनके सुरक्षित घर वापस लौट आने की गारंटी नहीं है, हम वो दे भी नहीं पा रहे हैं। एक पढ़ी लिखी व आत्मनिर्भर नारी भी अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं है।
आज समाज में बदलाव होते हुए भी सार्थक बदलाव का अभाव है। बदलाव के प्रयासों में तो बस समाज ने कथनी और करनी में अंतर करना सिखा दिया है। दुनिया की आधी आबादी का सच है कि समाज में नारी सुरक्षा और सम्मान की बात तो बहुत जोर शोर से होती है, किंतु व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो हम अपने घरों में ही नारी सम्मान का आदर्श कहीं धूमिल कर देते हैं। नारी की सुरक्षा और सम्मान का संरक्षण करने के लिए, समानता लाने के लिए, समाज में मानसिक परिवर्तन करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये परिवर्तन मात्र कानून बनाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज में वैचारिक क्रांति लाने की आवश्यकता है, तभी सिद्धांत, कानून और सभी चीजों का वास्तविक क्रियान्वयन संभव है। वस्तुतः शिक्षा ही समाज की मनोचिकित्सा कर सकती है। आवश्यकता आत्मचिंतन की है। हमें अपने घरों में संस्कारों के बीज बोने होंगे। हमारे जो अपने घर के पुरुष हैं उनके से प्रारंभ करना होगा। अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि नारी का सम्मान क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्या होती है। शिक्षा व संस्कारों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज की दुर्गंधित मानसिकता को विनिष्ट कर इस समस्या का लक्ष्य भेदक हल खोज सकता है। मात्र बाह्य आक्रोश से इस यक्ष प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपने एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो महिलाओं से हमेशा संबंधित रहता है, सुरक्षा, क्योंकि महिलाओं के एक समानता में एक जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो सुरक्षा भी होती है। और कितना भी डेवलप कर जाए सोसाइटी, आज भी अगर एक महिला रात में देर तक बाहर है तो उसके परिवार के बाकी लोगों को उतनी ही चिंता होती है कि वो सुरक्षित घर आ जाए। तो थैंक यू मैम आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं इस मंच पे जितनी भी छात्राएं हमारी उपस्थित हैं उनसे ये अनुरोध करती हूँ कि अगर वो कोई प्रश्न करना चाहे या वो अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई मूवमेंट या फिर कोई एक्सपीरियंस जो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें, तो मैं उन सबको आमंत्रित करती हूँ। बच्चों, आप लोग फ्री होके बिना झिझक के अपनी बातें यहाँ शेयर कर सकते हैं। ये कहीं पे भी साझा नहीं की जाएंगी, प्राइवेट रहेगा। अगर आप में से कोई भी कुछ अपने लाइफ से कोई भी मोमेंट अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं आप सबको मंच देती हूँ कि जो बच्चा कुछ कहना चाहे। लास्ट 8 minutes लेफ्ट है मैम, लास्ट 8 minutes लेफ्ट। हाँ, 8 मिनट बचे हैं। बच्चों जल्दी से अगर कोई बच्चा कुछ कहना चाहे तो। मैम कुछ कह रही हैं। जी मैम। डॉक्टर उपासना सिंह अभी जुड़ी है या फिर चली गई? मैम है, वो जुड़ी हुई है पर कैमरा और माइक ऑफ है। अच्छा, नहीं मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर थोड़ा सा वो अपने उसके बारे में बता देती कि उनका एनजीओ मतलब किस क्षेत्र में काम करता है, तो शायद मतलब बच्चों को आगे कभी जरूरत हो या कॉलेज में हमें इनवाइट करना हो तो हमें मालूम रहे। तो अगर थोड़ा जी सा जरूर। जी हाँ जी मैं बता देती हूँ। जी जो हमारी संस्था है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस से हमारा जुड़ाव है, और उसके अलावा ह्यूमन टच फाउंडेशन मेरी एक संस्था है जिसमें हम लोग महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराते हैं। और आपने सुना होगा आजकल बहुत चर्चा है कार्यस्थल पर यौन सुरक्षा, पॉश एक्ट 2013, उसकी मैं एक्सपर्ट हूँ और बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी समितियों की एक्सपर्ट मेंबर हूँ। अगर किसी भी बच्ची को कभी भी ऐसा लगे कि उनको कोई सहायता की आवश्यकता है, कोई सुझाव चाहिए, कोई काउंसलिंग चाहिए, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं हमारी संस्था को। और उसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम उनको रोजगार परक ट्रेनिंग देते हैं। शिक्षा तो हम लोग देते ही हैं, इसके अलावा जेल में जो महिला बंदी होती हैं उनके लिए हम लोग बहुत कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोग मानते हैं कि जब तक उनका अपराध ना सिद्ध हो जाए तब तक कोई भी अपराधी नहीं होता है। तो बहुत बड़ी संख्या में जेलों में महिला बंदी आपको मिलेंगी जो विचाराधीन होती हैं और बाद में पता चलता है कि वो छूट गई और उनका कोई अपराध नहीं था। तो ऐसी महिलाओं को भी हम लोग रोजगार परक ट्रेनिंग देते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग करते हैं, और अगर उनकी कोई समस्या होती है भावनात्मक या कुछ कानूनी तो उसको हम लोग सलाह देते हैं।
अगर बच्चियों में आजकल बहुत सारी हमें कॉल्स आती हैं, बच्चियों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन की भी होती हैं, जिसमें कि उनके बहुत तरीके के संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं, और कई बार वो किसी गलत किस्म के संबंधों में फंस भी जाती हैं। तो उनसे कैसे निकला जाए, उनसे कैसे बचा जाए, और बिना अपने आप को उसमें उलझाए हुए जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए, इस सब का सुझाव हमारी संस्था देती है। ऐसी अगर कोई भी समस्या आपके दिमाग में है जिसका आपको लगता है कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, अगर हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यहाँ तक कि माँ पिता से नहीं करते हैं, फ्रेंड्स से नहीं करते हैं, और उस स्थिति में क्या होता है, अब बहुत ज्यादा भयावनी स्थितियों में कई बार लड़कियां फंस जाती हैं। तो ऐसी कोई भी बात हो, हमारी संस्था को आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी बात हमारे तक सुरक्षित रहेगी और आपका बिल्कुल 100% समाधान किया जाएगा। तो ये हमारी संस्था है जो कार्य करती है। उसके अलावा पर्यावरण है, वेस्ट मैनेजमेंट है, जो नॉर्मल जितने भी समाज से जुड़े हुए सरोकार हैं, उन सब पे भी हम लोग कार्य करते हैं। मैडम अगर आप चाहें तो आप फोन नंबर लिख सकते हैं हमारी संस्था का। अगर मैडम कहें तो मैं अपना फोन नंबर बता दूं अपनी संस्था का। बिल्कुल मैडम, वो तो शेयर कर ही दीजिए। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि अगर बच्चों को कभी, जैसे आपने कहा कि जेल में आप लोग रिहेबिलिटेशन और ये सब ट्रेनिंग का काम करते हैं, अगर बच्चों को कभी विजिट कराना हो तो आपके माध्यम से हो सकता है? जी जी जी, जरूर जरूर, कभी भी हम लोग जाते रहते हैं। अच्छा, आप मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, 9911 302894, 9911 302894। बच्चों, आप लोग चैट पे लिखते रहिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो या तो लिंक दोबारा जनरेट हो जाएगा, और अगर कभी बाद में डिस्कस करना हो तो हम लोग डॉक्टर उपासना सिंह मैडम को बाद में बुला लेंगे। अगर अभी शेयर करना हो तो विनीता दोबारा तो कर सकती हो ना मैम ये सेम लिंक पे रिकरिंग मीटिंग है मैम, तो सेम लिंक पे फिर से ज्वाइन हो जाएगा। तो अगर बच्चों, अगर आप चैट पे लिख दें बच्चे, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, दोबारा लिंक जनरेट करने की जरूरत है कि नहीं। बच्चों, अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आपको अपनी बातें शेयर करनी है तो आप चैट पे लिख दीजिए बेटा, ताकि हम लोग उसके अनुरूप आगे के प्रोग्राम डिसाइड कर सकें। मैम 3 मिनट बचे हैं, हम क्वेश्चन आंसर का सेशन अलग कर लें, अगर कोई हो जरूरत फिर ये यूट्यूब पे डाल देंगे, उसको नहीं डालेंगे अगर जरूरत है तो। हाँ, इसीलिए मैंने अब वो तो बच्चे बताएंगे ना कि किसी को कुछ बात पूछनी है या एक पिंकी का मैसेज आ रहा है कि जी मैडम, मैं ये कह रही थी, एक स्टूडेंट काउंसलिंग का सेशन हम अलग से ही जो है बना लेंगे। हाँ जी, हाँ, और मैडम को इनवाइट कर लेंगे, उस पर रिक्वेस्ट कर लेंगे मैडम से। जी मैडम, जी चलो फिर एंड कर लो। 2.5 मिनट। ओके मैम। अब मैं फॉर्मल थैंक्स के लिए अपने महाविद्यालय की संस्कृत विभाग की डॉक्टर नीलम शर्मा को आमंत्रित करती हूँ कि वो फॉर्मल थैंक्स दे दें प्लीज। धन्यवाद विनीता मैम। सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमेश्वर को नमन करती हूँ इस शक्ति के पावन अवसर पर, जिसने अपनी सृष्टि में इस नारी शक्ति जैसी अनुपम सृष्टि का सृजन किया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी सनातन परंपरा रही है कि नारी पूजनीय है, नारी वंदनीय है, नारी शक्ति का प्रतीक है, किंतु वर्तमान परिदृश्य में नारी की स्थिति को देखते हुए हमारे जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और स्वावलंबन के लिए जो ये मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। इसके उपरांत हमारी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संपूर्ण गौतम बुद्ध नगर जनपद की नोडल अधिकारी, हमारी संरक्षिका, महाविद्यालय प्राचार्य और दिव्य शक्ति की प्रतिमूर्ति डॉक्टर दिव्यानाथ मैम को मैं हृदय से बार बार कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। मैम, आपके
अंदर नारी शक्ति का अद्भुत सामंजस्य प्रतीत होता है। जहां महाविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति का प्रश्न हो या संपूर्ण जनपद या प्रदेश स्तर पर किसी उत्तरदायित्व के वहन का भार हो, आप एक सशक्त और एक सबल नारी की प्रतिमूर्ति हैं। और जहां आपकी छत्र छाया में हम लोग कार्य करते हैं, वहां आप एक सरल, सहज और एक स्नेहपूर्ण मूर्ति का दर्शन होता है आप में। मैम, आपका बार बार पुनः पुनः हृदय से आभार कि आपने अपने व्यस्ततम क्षणों से इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। मैम, आपका पुनः पुनः धन्यवाद। इसके उपरांत आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता मैं ह्यूमन टच फाउंडेशन से हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर उपासना सिंह मैम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने लैंगिक विषमता जैसे ज्वलंत विषय पर अपने विचारों से न केवल हमें अपितु छात्राओं को विशेष रूप से लाभान्वित किया है। मैम, आपका पुनः पुनः धन्यवाद। इसके उपरांत मैं हमारे कार्यक्रम महाविद्यालय की महिला जो शक्ति कार्यक्रम चल रहा है, मिशन शक्ति, उसकी प्रभारी डॉक्टर अर्चना सिंह मैम के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैम की स्नेहमयी और ममतामयी छाया में कार्य करते हुए हम सदैव निश्चिंतता का अनुभव करते हैं। मैम, आपका